नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम.एड विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शैक्षिक तकनीकी विषय वस्तु के अंतर्गत आज हम ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान या उसी को हम आधारभूत शिक्षण प्रतिमान के नाम से भी जानते हैं। यह ऐसा आधारभूत शिक्षण प्रतिमान है जो किसी भी शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य करने के पहले छात्रों के अधिगम क्षमता क्या है उस पर विशेष रूप से केंद्रित होता है और उसी केंद्र को देख करके, उसी क्षमता को समझ करके जब हम पूर्व व्यवहार को देखते हैं, जो हमारी तैयारी होती है उसको देखते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, अर्थात उसकी संरचना, उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, जो उसका सिंटेक्स है, जो उसका देखा जाए तो रिस्पांस क्या होता है। यानी कोई भी कार्य करने के पहले हमें उद्देश्यों को निश्चित करना पड़ता है। निरुद्देश्य से हम कोई कार्य कर नहीं पाते हैं। ग्लेसर ने 1965 में एक ऐसे शिक्षण प्रतिमान का निर्माण किया जिसको हम बेसिक या बुनियादी या आधारभूत शिक्षण प्रतिमान के नाम से जानते हैं। इसमें जो प्रतिमान के पक्ष होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें उद्देश्य या फोकस को लिया जाता है, संरचना सिंटेक्स को लिया जाता है, प्रतिक्रिया सिद्धांत, सामाजिक प्रणाली और सहायक प्रणाली, इन शीर्षकों के अंतर्गत प्रतिमानों के विषय में जो कुछ कार्य है, उसकी जो गति है, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप देखें, प्रतिमान पक्ष है बुनियादी शिक्षण, इस प्रकार से दो शीर्षकों में इस प्रतिमान को व्यवस्थित किया गया है। जैसे उद्देश्य या फोकस दिया गया है। उद्देश्य क्या होता है? छात्रों का बौद्धिक एकीकरण और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। कहने का प्राय है कि यह एक ऐसा शिक्षण प्रतिमान होता है जिसके अंतर्गत छात्रों के अधिगम को पूर्ण रूप से, अच्छी तरह से, माने पूर्ण तरीके से हम केंद्रित करते हैं और ये देखते हैं कि छात्रों का बौद्धिक एकीकरण और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास कैसे होगा। कहने का प्राय है कि जो छात्र हैं, जो लर्निंग कर रहे हैं, उनके अंदर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। यानी ऐसे शिक्षण के मॉडल बनाया जाए, ऐसे प्रतिमान ला करके प्रस्तुत किए जाएं जिसके आधार पर हम छात्रों के मुख्य रूप से देखें कि उनके लर्निंग सेंटर में क्या है, वो क्या सीखना चाहते हैं, और जो सीखना चाहते हैं, जो विषय वस्तु हम सिखाना चाहते हैं, उसको वे अच्छी तरह से सीखें और उस पर स्वतंत्र लेने की क्षमता विकसित कर सकें। देखिए, उद्देश्य क्या? फोकस, छात्रों का बौद्धिक एकीकरण और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। इसमें जो संरचना सिंटेक्स होती है, इसके अंतर्गत 4 भाग होते हैं। पहला होता है अनुदेशात्मक उद्देश्य, जिसे हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अर्थात सबसे पहले यह दायित्व होता है एक शिक्षक का भी कि शिक्षण कार्य करने के पूर्व छात्रों के विषय में उनके स्तर को जानने का प्रयास करें। वह क्या बताना चाहता है, कैसे बताना चाहता है विषय वस्तु को, उसके विषय में वह अनुदेशात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल क्या देना है, उसको इंस्ट्रक्शन क्या देना, निर्देश क्या देना है, कार्य करने की रूपरेखा क्या होगी, इससे संबंधित जो कुछ भी उसका पूर्व ज्ञान है, ऐसी चीजों को हमें जरूर देखना पड़ेगा। अर्थात कार्य को करने के पहले जो भी कुछ अनुदेशात्मक उद्देश्य हैं, जो कुछ भी हमें कार्य को करना है, उसकी जो एक रूपरेखा है, जो एक बैकग्राउंड है, जो छात्रों का स्तर है, जो उनकी आयु है, जो विषय वस्तु के प्रति उनका ज्ञान है, उन ज्ञान को देखते हुए हमें पाठ्य विषय वस्तु का एकत्रीकरण करना चाहिए। उसको प्रस्तुत करने के लिए उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। जैसा कि आप अन्य मॉडल में देख चुके हैं कि सबसे पहला कार्य होता है किसी विषय वस्तु का नियोजन करना, प्लानिंग करना। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य उसी पर डिपेंड करते हैं। हम अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निरूपण करते हैं, यानी कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हम कार्य करने के लिए चल रहे हैं। अर्थात छात्रों के अंदर किन किन कौशलों का, कुशलताओं का विकास हमें करना है, सबसे पहले उद्देश्यों को निश्चित करना। जैसे उनके अंदर अप्रत्यात्मक क्षमता को विकसित करना है, उनके अंदर कौशलात्मक क्षमता को विकसित करना है, उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है, उनके अंदर स्वतंत्र चिंतन की क्षमता को विकसित करना है, वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके, इस प्रकार की क्षमता को विकसित करना है। इस प्रकार से जो हमारे अनुदेशात्मक उद्देश्य होंगे, उनको सबसे पहले हमें तैयार करना होगा, उनका निरूपण करना होगा। दूसरा जो इसका भाग आता है वह होता है प्रारंभिक अथवा पूर्व व्यवहार। प्रारंभिक
या पूर्व व्यवहार से प्राय एंटरिंग बिहेवियर का निरूपण। मान एंटरिंग बिहेवियर, छात्रों का पूर्व व्यवहार क्या है। पूर्व व्यवहार से प्राय उनका प्रीवियस नॉलेज कैसा है। छात्र जो विषय वस्तु सीखने के लिए आज बैठे हुए हैं, क्या उसके विषय में कुछ और जानते हैं, उनके कार्य करने की पद्धति क्या रही है, उनके सीखने की पद्धति क्या रही है, इस पर विशेष रूप से फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहला काम होता है अनुदेशात्मक उद्देश्यों को, माने उनके अंदर किस प्रकार के हमें व्यवहार में परिवर्तन लाना है, किन किन प्रकार की निपुणताओं को विकसित करना है, बोलने की, लिखने की, बातचीत करने की, अथवा उनके अंदर किसी भी चीज को प्रस्तुत करने की, अभिव्यक्त करने की, स्वतंत्र निर्णय लेने आदि की। दूसरी अवस्था जो होती है कि उनके अंदर क्या ऐसा कभी देखने को मिला है, क्या उनका जो व्यवहार है वह कभी जांचा गया है, क्या जिस विषय वस्तु को लेकर क्या सीखने को तैयार हैं उसके विषय में उनकी जो जानकारी है कुछ उच्च स्तर की है, यानी जो उनका पूर्व व्यवहार है, जो विषय वस्तु सीखने जा रहे हैं उसके पहले उनकी क्या जानकारी है, इस चीज को पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है। और उसको देखते हुए हम विषय वस्तु का एक तरह से स्तर डिसाइड करते हैं कि अगर वह बालक मान लीजिए कक्षा 6 में पढ़ने जा रहा है, वह मैथ पढ़ने चाहता है, उसको फैक्टर पढ़ाना है, लेकिन उसके पहले का पूर्व व्यवहार हमें देखना होगा, क्या वह गणित के कुछ संक्रियाओं को जानता है, क्या वह जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि के विषय में अच्छी तरह से जानता है। अगर वो जानता होगा तभी वो फैक्टर्स इत्यादि के सवालों को हल कर सकता है, तभी वह लघुत्तम, समापवर्ग, महत्तम इत्यादि प्रकार के जो साझा गुणक होते हैं उनको वह लगा सकता है। इसीलिए कहा जाता है प्रारंभिक अथवा पूर्व व्यवहार अर्थात छात्रों के प्रीवियस बिहेवियर को जानना चाहिए, उनके एंटरिंग बिहेवियर को जानना चाहिए कि उनका ज्ञान कहां तक है, वो क्या जानते हैं, उसके बाद हमें क्या बताना है। इसी में उन्होंने तीसरा जो भाग बनाया अनुदेशात्मक प्रक्रिया, माने इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर को। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर से प्राय है, अनुदेशात्मक प्रक्रिया से प्राय है कि अब हम उस विषय वस्तु को कैसे प्रस्तुत करेंगे। छात्रों के समक्ष हम विषय वस्तु को व्याख्या के द्वारा प्रस्तुत करेंगे, या उसके साथ साथ कुछ हम शब्द दृश्य सहायक सामग्रियों का भी प्रयोग करेंगे, या कुछ हम चार्ट इत्यादि बना करके मॉडल दिखा करके उनके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। यानी छात्रों के सामने जो कुछ भी मेथोडोलॉजी है उस विषय वस्तु को आकर्षक बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, उन तमाम प्रकार की जो भी हमारी प्रक्रिया होगी, प्रोसीजर होगा, कुछ चीजों को हम बोल करके, कुछ चीजों को हम दिखा करके, कुछ चीजों को ब्लैक बोर्ड पर लिख करके, कुछ चीजों को हम जो सहायक सामग्री है, मटेरियल एड्स है, टीचिंग एड्स है, उसके रूप में प्रस्तुत करके अगर छात्रों के उस विषय को, ज्ञान को हम विकसित करना चाहें तो वह ज्यादा सार्थक होता है। इसीलिए छात्रों को अगर प्रारंभिक स्तर के बच्चे हैं तो उनका रंग में, संयोजन में, आकर्षण में, खेल में, कूद में, कहानी में, प्ले विद लर्निंग का जो सिद्धांत होता है इसमें ज्यादा विश्वास होता है। इसलिए ऐसे बच्चों को पढ़ाते समय हमारी जो प्रक्रिया होती है वह गेम होती है, म्यूजिकल होती है। ऐसे बच्चों को हम स्टोरी मेथड से पढ़ाते हैं, उनको एक तरह से प्ले, खेल के द्वारा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो कहने का प्राय है कि जो हमारा अनुदेशात्मक प्रक्रिया होगी, बच्चे किस प्रकार से सीखेंगे, उस प्रकार की मेथोडोलॉजी का, उस प्रकार की शिक्षण विधियों का, पद्धतियों का, युक्तियों का, स्ट्रेटेजीज का, नीतियों का प्रयोग करना जरूरी होता है। चौथा था निष्पादन या मूल्यांकन। जब छात्र और शिक्षक के बीच में विषय वस्तु पर चर्चा हो चुकी, अब उसका परिणाम क्या होगा, वो कितना सीखे, कितना नहीं सीखे, इसके विषय में उसका निष्पादन करना, अर्थात उन्होंने अचीव क्या किया, उपलब्धि उनके अंदर क्या हुई है, कितनी मात्रा में उनके अंदर वह अधिगमन हो पाया है, इसका मूल्यांकन करना। इसे कहा जाता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अर्थात छात्रों ने कितनी मात्रा में सीखा है, अभी क्या क्या उनके अंदर सुधार करना रह गया है, परिमार्जन कितना अपेक्षित है। इसका मूल्यांकन करने के लिए हमें चाहिए कि बीच बीच में जब उनका प्रेजेंटेशन चल रहा है, विषय वस्तु का पठन पाठन चल रहा है, उसको बताया जा रहा है, तो उसके विषय में एक जरूर जानना चाहिए, बोध प्रश्न के द्वारा पूछना चाहिए, कुछ चीजों को ब्लैक बोर्ड पर उनसे लिखवा कर पूछना चाहिए, कुछ चीजों को निबंधात्मक रूप में देकर के पूछना चाहिए। यानी कभी कभी हम कुछ ऐसे टास्क उनको दे दें, कुछ पर स्वतंत्र चिंतन कर सके, उसका निर्णय ले सके, तो ऐसे उनका निष्पादन का मूल्यांकन, अर्थात उनकी उपलब्धि में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना उसमें उपलब्धि आई है, कितनी वो प्राप्त कर चुके हैं लक्ष्य को, इस चीज का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। इस तरह से संरचना जो होती है इसमें 4 भाग हो गए। अनुदेशात्मक उद्देश्य, इसमें सबसे पहले उद्देश्यों को डिसाइड किया जाता है कि हम छात्रों के अंदर किस किस प्रकार की कुशलताओं को विकसित करना चाहते हैं, उनके लर्निंग पावर को कैसे बढ़ाएंगे, उस विषय वस्तु में उनका ज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा। दूसरा होता है प्रारंभिक अथवा पूर्व व्यवहार। यहाँ पर यह देखा जाता है कि बच्चे
जो छात्र हैं क्या उस विषय में कुछ जानते हैं जिसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मॉडल बनाते समय सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के अंदर जो कुछ पहले की क्षमता है सीखी हुई, उसको आधार बना करके हमें आगे की शिक्षण व्यवस्था सीखने की करनी चाहिए। दूसरा होता है अनुदेशात्मक प्रक्रिया, अर्थात जब हम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रक्रिया में लाते हैं कि उनको सिखाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो प्रेजेंटेशन होता है, जब शिक्षक और छात्र के बीच में कम्युनिकेशन विषय वस्तु का होता है, ऐसे समय में हमें अच्छी अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कुछ विधियों को व्याख्या रूप में, कुछ को प्रदर्शन के रूप में, कुछ को हम विश्लेषण संश्लेषण की तरफ ले जा सकते हैं, कहीं सूत्र से उदाहरण की तरफ ले जा सकते हैं, कहीं आगमन से निगमन की तरफ जा सकते हैं। यानी अनेक प्रकार की जो शिक्षण की युक्तियां हैं, नीतियां हैं, प्रविधियां हैं, स्ट्रेटेजीज है, उन समस्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उस विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना, जिसके आधार पर उन छात्रों के अंदर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सके। चौथा आता है निष्पादन मूल्यांकन। इसके अंतर्गत आपने क्या सीखा, यानी जो परफॉर्मेंस है, जो उनके अंदर उपलब्धि है, वो कितनी मात्रा में हो पाई है, इसका मूल्यांकन करना, जिसके लिए बीच में बोध प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी बच्चों को कुछ लिखने के लिए दे दिया जाता है, कभी उनके द्वारा जो अभिव्यक्ति है, विचारों का जो संप्रेषण है, उसको जानने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से निष्पादन मूल्यांकन का प्राय है कि हमें पढ़ाते समय कुछ ना कुछ चीजों को बच्चों से भी पूछना चाहिए। फिर आता है प्रतिमान पक्ष में प्रतिक्रिया सिद्धांत, माने रिस्पांस थ्योरी। इसकी प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या होता है, इंटरैक्शन क्या होता है, अंतःक्रिया, अर्थात शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे को सीखने में सहयोग करते हैं। शिक्षक विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है, बताता है, छात्र उसमें अपनी सहमति देते हैं यस या नो में। अगर उन चीजों को अच्छी तरह समझ पाते हैं तो उसको उत्तर देते हैं, नहीं समझ पाते हैं नकारात्मक रूप से अपने सिर को हिला करके या खड़े होकर के बोल करके बता सकते हैं। इसलिए जो भी कुछ प्रक्रिया प्रोसेस शिक्षण की चलती है, इस प्रतिमान के अंतर्गत, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत, उसमें शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है, अर्थात जो कम्युनिकेशन होगा वो दोनों के बीच में होगा, दोनों के सहमति से होगा, तभी वह कार्य अपेक्षित हो पाएगा, उनकी रुचि का विकास हो पाएगा। सामाजिक प्रणाली या सोशल सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, यानी यहाँ पर जो शिक्षक और छात्र के बीच में जो संबंध होते हैं वास्तव में जनतंत्रात्मक है, अर्थात स्वतंत्र है, प्रजातंत्रात्मक है, अर्थात दोनों को पूरी तरह से पावर है, दोनों एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। शिक्षक विषय वस्तु को अगर प्रस्तुत कर रहा है, उसमें कोई खामियां हैं, कमियां हैं, छात्र उसको अच्छे पूछ सकता है, वह अपने समस्याओं के, शंकाओं के निर्मूल के लिए, निदान के लिए, उसका एक तरह से देखा जाए समापन करने के लिए वह छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछ सकता है। दोनों के लिए समान अवसर, अर्थात दोनों अपने अपने स्तर पर, शिक्षक अपनी चीजों को प्रस्तुत करता है विषय वस्तु को, छात्र उसको जितना संग्रहित किया है, जितना अधिगमित किया है, उसके विषय में पूछ सकता है, बता सकता है। इसलिए जो सोशल सिस्टम होता है वह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए बराबर होता है। शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में है, तो छात्र उस चीज को कितना ग्रहण कर रहा है उसको बताने के लिए उस समय समर्थ होता है। किसी प्रकार का कोई दंड नहीं है, किसी प्रकार कोई भय नहीं है, एक स्वतंत्र वातावरण में इस प्रकार के शिक्षण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है। सहायक प्रणाली यानी जो सपोर्ट सिस्टम है, इसका प्राय होता है कि जो सपोर्ट सिस्टम का प्राय है कि उसका जो मूल्यांकन की व्यवस्था कैसे की जाए, यानी उसमें कुछ सरल साधनों को लाया जाए, उसको दिखा करके उनके मन में जो कुछ भी ज्ञान है, जो योग्यताएं हैं, उसको एक तरह से प्रेरित करके, उसको उद्दीप्त करके उसको निकाला जा सकता है। साहित्य है, पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं इत्यादि को प्रस्तुत करके, इससे संबंधित प्रश्नों को पूछ करके या इन चीजों को दे करके उनके विषय में उनके विचार क्या हैं, उनकी एटीट्यूड कैसे बन रहे हैं, इस पर हम प्रश्न कर सकते हैं, उनके विचारों को जान सकते हैं। इस तरह से बुनियादी या आधारभूत शिक्षण प्रतिमान ग्लेसर ने जो 1962 में बनाया था, इस पर इन्होंने यही दिखाया, इनका मूल फोकस यही था कि जो कुछ भी हम विषय वस्तु को लेकर के आगे बढ़ते हैं, छात्रों को पढ़ाने के लिए चलते हैं, उसमें छात्रों के अधिगमन की क्षमता कितनी है, वह किस प्रकार से सीख सकता है, उसके उस क्षमता को केंद्र में बना करके, उसी को सेंटर्ड करके हमें छात्रों के अंदर मौलिक एवं स्वतंत्र चिंतन और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने का उद्देश्य लेकर के चलना चाहिए, जिसके लिए तमाम प्रकार की जो इसके संरचनाएं हैं, 4 भाग हैं, जिसमें अनुदेशात्मक उद्देश्य, प्रारंभिक अथवा पूर्व व्यवहार, अनुदेशात्मक प्रक्रिया, निष्पादन मूल्यांकन को महत्व दिया जाता है। यही हमारा बेस होता है, जिसके आधार पर मॉडल को बनाया जाता है, प्रतिमान को निरूपित किया जाता है। फिर प्रक्रिया सिद्धांत में शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में प्रक्रिया चलती है। सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक और छात्र दोनों समान होते हैं, दोनों का स्थान बराबर है, ना तो कोई प्रधान है ना तो कोई गौड़ है, अर्थात सब एक समान होकर के प्रश्नों को पूछ सकते हैं, उत्तर को दे सकते हैं।
जो सहायक प्रणाली या सपोर्ट सिस्टम होता है, इसमें अधिक से अधिक जो टीचिंग एड्स हैं, ऐसी चीज़ों को दिखा करके प्रस्तुत करके हम अपनी विषय वस्तु को अत्यधिक रूप से प्रभावी बना सकते हैं, उसको सरल और आकर्षक बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इस पर आप कमेंट करें। अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें।